नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहली बड़ी खबर यह कि एक देश एक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य होंगे। साथ ही गुलाम नबी आजाद और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप भी इसमें शामिल होंगे। फिर बात अमेरिका की, जहां जॉर्जिया में अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया गया। इस खबर पर आज हमने हिंदुओं की ग्लोबल सत्ता पर एक स्पेशल कुंजी बनाई है जिसे देखकर हमारे बहुत से न्यूज मित्रों को गर्व का एहसास होगा। फिर राजस्थान के प्रतापगढ़ की बात, जहां मणिपुर जैसी हैवानियत हुई, एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और तमाशबीन भीड़ वीडियो बनाती रही। आज इस खबर पर कुछ चुभने वाले सवालों की हमने एक लिस्ट तैयार की है। फिर आरक्षण की आग में जल रहे जालना की खबर, जहां प्रदर्शनकारियों ने जैसे पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। 20 गाड़ियां और 2 बस जला दी गई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और TV9 भारतवर्ष की टीम पर भी हमला किया गया। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि देश के लिए इंडिया नहीं बल्कि भारत शब्द का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि सदियों से देश का नाम भारत ही था, इंडिया नहीं। आज भारत के लिए गर्व का दिन भी है क्योंकि इसरो का आदित्य L1 लॉन्च होने के बाद पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंच गया है, जहां वो 16 दिन चक्कर लगाएगा और फिर 110 दिन में 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। इस पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी। सूरज के साथ एक अच्छी खबर चांद से भी आई है। रोवर प्रज्ञान ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 101 मीटर की दूरी तय कर ली है। रोवर को यह दूरी तय करने में 10 दिन लगे। इसरो अब चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में लाने की तैयारी कर रहा है। तो सत्ता में आज पहले बात उस सनातन सत्ता की जो खुद को सुपर पावर मानने वाले अमेरिका में भी मजबूत हो रही है। हिंदुस्तान में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर चाहे जितनी बहस हो रही हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका में हिंदुओं का वर्चस्व तेजी से बढ़ा है, जिसकी झलक अक्सर देखने को मिलती रही है। अब अमेरिका में हिंदुओं की अहमियत का जो नया प्रमाण देखने को मिला है वो आधिकारिक है। दरअसल अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। राज्य में हिंदुओं के योगदान को समझते हुए यह फैसला लिया गया है। गवर्नर ने कहा कि हिंदू विरासत को उसकी संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा। जॉर्जिया में हिंदू संगठन इसके लिए काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। अब इंतजार खत्म हो चुका है। कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या है। इससे आप अमेरिका में हिंदुओं की अहमियत समझ पाएंगे। इसमें लिखा है, हिंदू दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया भर में हिंदू धर्म से 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ अमेरिका में हिंदू धर्म से 30 लाख लोग जुड़े हुए हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा है, हिंदू विरासत, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा और हिंदू मूल्य का अनुसरण करने वाले लोगों को समस्याओं का बहुमूल्य समाधान मिलता है। यह प्रेरणा के स्रोत का काम करता है। तीसरे नंबर पर लिखा है, हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी ने जॉर्जिया में लोगों के जीवन के उत्थान में बहुमूल्य योगदान दिया है। जबकि चौथे पॉइंट में लिखा है, अक्टूबर 2023 में हिंदू समुदाय के लोग जॉर्जिया और अमेरिका के दूसरे हिस्से में अपनी संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा जिसका मूल भारत में है, उसको फोकस करते हुए हिंदू विरासत माह मनाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जॉर्जिया के गवर्नर ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। जॉर्जिया के हिंदू प्रेम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी साल की शुरुआत में जॉर्जिया विधानसभा ने हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी समाज के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करने और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योग, आयुर्वेद, ध्यान, संगीत और कला का योगदान है। सिर्फ जॉर्जिया ही नहीं बल्कि अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी हिंदू त्योहारों पर न सिर्फ जश्न रहता है बल्कि आधिकारिक रूप से छुट्टी भी रहती है। अप्रैल 2023 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत ने दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित करने वाला एक कानून पास किया था। इस विधेयक को पेंसिल्वेनिया सीनेट ने 50-0 से पास किया था। 26 अप्रैल 2023 को सीनेटर निखिल सावल ने ट्वीट करके कहा था कि सीनेट ने सर्वसम्मति से दिवाली को एक आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता दी है। आपको बता दें, पेंसिल्वेनिया में करीब 2 लाख दक्षिण एशियाई लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, साल 2022 में न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने साल 2023 यानी इसी साल से न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में दिवाली के दिन सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की थी। यह तो हुई आधिकारिक बात। वैसे आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो साल 2021 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दिवाली की रौनक देखने को मिली थी, जब पहली बार दिवाली की थीम पर एनिमेशन किया गया था। आप सिर्फ कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में देखिए
कैसे दिवाली की रोशनी में अमेरिका के अलग अलग शहरों के अलावा व्हाइट हाउस तक रंगा हुआ नजर आता है, कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े नेता दिवाली का त्योहार मनाते नजर आते हैं। I have personally such fond memories of celebrating Diwali as a child. Like many of you, we would go to India about every other year. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who I'm thrilled to be here for the celebration of Diwali, the Hindu festival of lights, and I'm honored to host this beautiful ceremony at the White House. Very, very special people. अब सवाल है, अमेरिका के हिंदू प्रेम की असल वजह क्या है? क्यों अमेरिका के नेता हर मौके पर हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति की तारीफ करते हैं? तो इसका जवाब है अमेरिका में हिंदुओं की बढ़ती संख्या, अमेरिका की राजनीति में हिंदुओं का बढ़ता वर्चस्व। इसकी वजह है अमेरिका में हर क्षेत्र में हिंदुओं का दबदबा। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में हिंदुओं की कुल आबादी लगभग 30 लाख है। पिछले 15 साल में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी हो गई है। 2007 में अमेरिका में आबादी 0.4% थी हिंदुओं की, आज ये 0.7% हो चुकी है। अमेरिका के टेक्सास को लिटिल इंडिया कहा जाता है। टेक्सास में करीब 20% बिजनेस हिंदुओं के हाथ में ही है। मतलब यह कि टेक्सास में टेक्नोलॉजी, स्कूल, फाइनेंस, कल्चर और यहां तक कि राजनीति में भी हिंदुओं की पहुंच बढ़ रही है। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में भी हिंदू शीर्ष पदों पर हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में वहां योग और ध्यान की लोकप्रियता भी काफी बढ़ी है। अब लगभग 3.6 करोड़ अमेरिकी योग करते हैं और 1.8 करोड़ लोग ध्यान भी लगाते हैं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, अमेरिका में मंदिरों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्लूरिज्म प्रोजेक्ट के अनुसार 20 साल में पहले जो है अमेरिका में 435 मंदिर थे। 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़कर लगभग 1000 हो गई है। मंदिरों की संख्या बढ़ने का कारण यहां आकर बसने वाले हिंदुओं की आबादी में इजाफा होना है। अमेरिका में हिंदू धर्म और संस्कृति का भी तेजी से विस्तार हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में 31 इस्कॉन मंदिरों के स्कूलों में लगभग 20,000 बच्चे वीकेंड क्लास में शामिल होते हैं। अमेरिका में लगभग 48% हिंदू धार्मिक संस्थाओं को नियमित रूप से चंदा देते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक संस्थाओं को चंदा देने वालों में हिंदू प्रवासी सबसे आगे हैं। तो एक तरफ अमेरिका में हिंदू धर्म की सत्ता तेजी से मजबूत हो रही है, वहां की सरकार, वहां के लोग और वहां की जनता हिंदू धर्म को स्वीकार कर रही है। वहीं हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को लेकर अलग बहस छिड़ी हुई है। विवादित बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। आप एक बार फिर से उनका बयान सुन लीजिए। भारत स्वयं में एक संप्रभु राष्ट्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हम धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना न केवल संविधान विरोधी है, बल्कि राष्ट्रद्रोह भी है। ऐसा करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग रख करके देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं। और सत्ता की अगली खबर बेहद अफसोसजनक और सभ्य समाज के हमारे दावे को गलत साबित करने वाली है। यह खबर राजस्थान के प्रतापगढ़ में
धैर्याबाद की है, जहां एक महिला को कुछ लोगों ने निर्वस्त्र करके घुमाया, उसका वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल किया। प्रतापगढ़ की घटना 31 अगस्त की है। 1 सितंबर को वीडियो वायरल हुआ था और आज 2 सितंबर को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम अशोक गहलोत भी पीड़ित महिला से मिल चुके हैं। राजस्थान में क्या हुआ और उस पर अब कैसे सियासत हो रही है, इस पर सत्ता की हमने एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ सवाल हैं। आज राजस्थान का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक वीडियो मणिपुर का भी वायरल हुआ था। ये दोनों वीडियो ऐसे हैं जिन्हें दिखाया नहीं जा सकता। दोनों जगहों पर एक तरीके की घटना है। मणिपुर और प्रतापगढ़, दोनों जगहों पर महिला को निर्वस्त्र किया गया, महिलाओं को घुमाया गया, उनका वीडियो वायरल किया गया। लेकिन इन दोनों जगहों पर एक और ऐसी बात हुई जिसमें बहुत समानता है। वो समानता है भीड़ की मौजूदगी की। ऐसा नहीं था कि पीड़ित महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था तो वहां कोई नहीं था, बल्कि लोगों की भीड़ थी। उसी समाज में रहने वाले लोग थे। वो लोग सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। ये खबर न सिर्फ अपराधियों पर सवाल उठा रही है, बल्कि जो लोग ये अपराध होते देख रहे थे, तमाशबीन बने हुए थे, चुपचाप अपराध होने दे रहे थे, उनकी संवेदनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह है। सोचिए, जब एक महिला के साथ अपराध होता है तो सिर्फ अपराध करने वाला ही नहीं, बल्कि उसे देखने वाला भी अपराधी है, उस अपराध में मददगार है। अब फिर राजस्थान की घटना की तरफ लौटते हैं। आरोप है कि प्रतापगढ़ की पीड़ित महिला शादी के 6 महीने बाद एक युवक के साथ चली गई थी। महिला साल भर बाद 30 अगस्त को जब युवक के साथ वापस लौटी तो उसके ससुराल वाले उसे जबरन अपने गांव ले आए। इसके बाद पति ने गांव वालों के सामने ही उसको निर्वस्त्र किया और उसको घुमाया। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो महिला रो रही है, चीख रही है और छोड़ देने की मिन्नत कर रही है। इस दौरान गांव के कई लोग सिर्फ देखते रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसके पति को रोका नहीं। महिला 6 महीने की गर्भवती। हालांकि जैसे ही महिला के अपमान वाला वीडियो वायरल हुआ, पुलिस और सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की अगुवाई में एक एसआईटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतापगढ़ जाकर पीड़ित महिला से मिल चुके हैं। सीएम ने पीड़ित को 10 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से 5 दिनों में इस पर रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान में इसी साल के अंत में चुनाव भी हैं। ऐसे में सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फ्लॉप नहीं दिखना चाहती, इसलिए पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर खुद मुख्यमंत्री एक्शन में। बहुत दुखद घटना हुई है और रात को ही जो मेन मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया है, 3 लोगों को। सुबह और अरेस्ट हो गए, कुल 10 अरेस्ट हो चुके हैं। और भी कोई मुलजिम होगा, नाम आएगा उसका, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने तत्काल एक्शन में आते हुए वहाँ मौके पे पहुँच के और इन्होंने सारा घटनाक्रम का जानकारी लिया और जो पीड़िता है उसके ससुराल पक्ष द्वारा ये घृणित कार्य किया गया है। तो उन सभी को आरोपी हम लोग मानते हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है और हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हालांकि पुलिस और सरकार के एक्शन में आने से पहले ही विपक्ष ने अशोक गहलोत सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अशोक गहलोत सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो चौंकाने वाला है। इससे भी बुरी बात यह है कि राजस्थान में शासन व्यवस्था पूरी तरीके से नदारद है। मुख्यमंत्री और मंत्री गुठिये झगड़ों को निपटाने में व्यस्त हैं। राजस्थान की जनता राज्य सरकार को सबक सिखाएगी। बीजेपी का हमला तीखा था तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर घटना को दुखद बताया और आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी ट्वीट किया। राजस्थान सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों की गिरफ्तारी की है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दिलाने की घोषणा की है। आशा है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। माननीय गहलोत साहब, आप तो राजस्थान के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं की सीधे सीधे सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। हम कितनी बार आपसे कह रहे हैं कि मणिपुर से ज्यादा घिनौनी घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, केवल वीडियो आना बाकी है। अब वो भी आपकी तसल्ली पूरी हो गई होगी। कल रात को प्रतापगढ़ राजस्थान से वीडियो आया होगा आपके पास। निंदनीय है, ये घोर अपराध है, पाप है।
और ये सब आपकी भागीदारी हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है। पर उनके आपके साथ साथ इनको सख्त से सख्त सज़ा हो, जल्द से जल्द सज़ा हो और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सज़ा मिले और सख्त से सख्त सज़ा मिले। महिला है वो पहले कहीं दूसरी जगह शादी कराई और उस पति को छोड़ करके दूसरी जगह चली गई, पास में गाँव में। तो वहाँ जो पहले वाले पति के और उसके साथ के कुछ लड़के जा करके उसको इस तरह की घटना घटित की है, ये जानकारी पाए हैं। जो मानवता को शर्मसार करने वाली जो कांड हुआ है, एक महिला को उसके पति द्वारा निर्वस्त्र घुमाकर उसकी वीडियो वायरल करने की जो कांड हुआ है, वो महिला आयोग के सामने आया, तुरंत इसको संज्ञान में लिया है। पुलिस प्रशासन से, प्रतापगढ़ की एसपी से लेकर के सभी प्रशासन के तमाम लोगों से बातचीत हुई है। उनमें से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सत्ता में अब खबर महाराष्ट्र के उस जालना की जिसके सिस्टम को प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों से हाईजैक करके रखा हुआ है। और तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जैसे पुलिस वालों ने भीड़ और हिंसा के सामने सरेंडर कर दिया। मराठा आरक्षण के नाम पर जालना जल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी जगह जगह आमने सामने हैं। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जा रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों को भी इन प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है। TV9 भारतवर्ष की टीम पर भी हमला किया गया, कैमरे तोड़े गए, कई गाड़ियां जलाई गई और पिछले कई घंटों से हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। जालना में लगातार हिंसा जारी है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पुलिस कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर अश्रु गैस के गोले छोड़ रहे हैं, पथराव किया। देखिए पुलिस कर्मचारी भागते हुए किस तरह से बड़ी संख्या में सामने आपको भीड़ दिखाई देगी। किस तरह से तमाम लोग जो हैं वो दौड़ कर आ रहे हैं और पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। और पुलिस कर्मचारी देखिए वहां पर दौड़ कर जाते हुए और इस पथराव का सामना करते हुए लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से पुलिस लोगों को दौड़ा रही है, पीछे ढकेल रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है यहाँ पर जालना जिले की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस कर्मचारियों पर पथराव किया जा रहा है। सामने आप देखिए एक टायर भी जलाया गया था और पुलिस कर्मचारी इस वक्त सड़क पर हैं, स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से पथराव किया गया है। सड़क पर चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पत्थर यहाँ पर नजर आएंगे। सामने आपको देखिए एक ट्रक को जला दिया गया है और लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया के कैमरों को भी निशाना बनाया गया। TV9 भारतवर्ष की टीम पर भी हमला किया गया। शुक्रवार को भी जालना में बीच सड़क पर गाड़ियां रोककर उसमें आग लगाई गई। यात्रियों से भरी बस पर पत्थर फेंके गए, उसे जला दिया गया। पत्थरबाजी हुई और सड़क से गुजरने वाले लोगों की सांसें अटकी रही। शुक्रवार को भड़की इस आग की आंच आज भी महसूस की जा रही है और अब इसी आंच पर महाराष्ट्र में सियासी रोटियां सेकने का काम भी जोर शोर से शुरू हो गया है। सबसे पहले जालना पर हम अपने न्यूज मित्रों को न्यूज का नंबर गेम दिखा देते हैं। जालना में शुक्रवार को ही हिंसा में 42 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सड़क से गुजर रही 2 बसों को जला दिया गया। जवाब में पुलिस ने 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। इस वक्त भी जालना में तनाव बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम आपको जालना की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उस जड़ की बात जिसकी वजह से हिंसा की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड तालुका के अंतरवाली सराटी गांव में शुक्रवार शाम को उपोषण कर रहे मराठा क्रांति मोर्चा से जुड़े हुए हजारों लोगों की पुलिस के साथ में पहले कहासुनी हुई, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद में ये काफ़ी हिंसक स्वरूप में ले लिया, क्योंकि लोगों का आरोप यह है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ऐसा क्या हो गया कि तुमने हम पर काठी चलाई, गोली चलाई? ये गोलियां पाकिस्तान के बॉर्डर चलाई जाती है, ये हमको मालूम है। हम ना पाकिस्तान के नात लगे, ना हमारे कोई रिश्ते है। पुलिस की स्कॉर्पियो है, इसे कुछ लोग जो कि पुलिस के लाठीचार्ज से नाराज हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने इसको आग लगाई और गाड़ी देखिए किस तरह से रोड से यहाँ पर एक खाई में गिरी हुई है और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। देखिए इस बस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि प्रदर्शनकारी कितने ज़्यादा गुस्से में थे। ये अंबड़ तालुका के जो जिला सरकारी अस्पताल है वहाँ पर इनको भर्ती कराया गया है और इनको पुलिस की लाठीचार्ज के दौरान चोटें आई हैं। मुझे यहाँ पे डंडा मारा और यहाँ पे कुछ टाके गिरे 10 और यहाँ पे भी टाके गिरे, पैरों में सूजन है। और उस वक्त हम वहाँ पे थे, पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी से आई हुई थी, हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं था। और अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। इसकी जड़ में वो मराठा आरक्षण है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में रद्द कर दिया था। इसी के विरोध में मराठा नेता मनोज जरांगे पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर थे, लेकिन जब पुलिस उनके अनशन को खत्म कराने पहुंची तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों को पीछे हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप है इस दौरान कई महिलाओं को भी बुरी तरीके से पीटा गया। इसी के जवाब में भीड़ बेकाबू हो गई और फिर जालना के अलग अलग हिस्सों में जमकर हिंसा शुरू हुई और इसी के साथ विरोधियों को महाराष्ट्र की सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया। इस प्रकार से मराठा समाज का जब इतने साल से मोर्चे निकल रहे, शांतिपूर्वक निकल रहे, तो जालना में ऐसी क्या घटना घटी कि एकाएक इतनी बुरी तरीके से, इतनी अमानवीय तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये जो हुआ है ये बहुत दर्दनाक बात है। कुछ दिनों से आप देखते होंगे कि संजय राउत हो, उद्धव जी हो, उद्धव ठाकरे हो, ये बार बार बोल रहे हैं कि कोई ना कोई राइट होने वाला है। तो आज ये कल हुए राइट से और वो स्टेटमेंट के बीच में कुछ लीक है क्या, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब समझिए आखिर मराठा आरक्षण पर इतना रण क्यों है। 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। तब सरकार ने मराठा समाज के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% मराठा आरक्षण तय किया। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। लेकिन साल 2021 में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे नहीं जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया, जिसकी आग आज दिखाई दे रही है। और सत्ता में अब बात करते हैं दिल्ली में होने जा रहे G20 सम्मेलन की, जिसके आयोजन में सिर्फ 7 दिन बचे हैं और इससे पहले अब अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों पर फुल ड्रेस रिहर्सल की। विदेशी मेहमानों का काफिला कौन कौन से रूट से गुजरेगा, किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम होंगे, इसे सुनिश्चित किया गया। 9-10 सितंबर के हर कार्यक्रम में सुरक्षा का प्लान फाइनल किया जा रहा है। G20 सम्मेलन में कम से कम 18 सदस्य देशों के प्रमुख, 9 विशेष आमंत्रित देशों और यूरोपीय संघ में शामिल देशों के प्रमुख आ रहे हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। बाइडेन 8 सितंबर से 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। वो नई दिल्ली में ITC मौर्य होटल में रुकेंगे। इसी को लेकर ITC मौर्य होटल में सिक्योरिटी ड्रिल भी की गई, जहां डॉग स्क्वाड, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान और NSG के जवानों की तैनाती की गई। होटल के चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच भी की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले की सुरक्षा कैसी होगी, आज इसकी भी रिहर्सल की गई। उनके काफिले में शामिल रहने वाली गाड़ियों के साथ एक फाइनल ड्रिल की गई। दिल्ली पुलिस ने आज 3 अलग अलग ड्रिल की। पहली ड्रिल सुबह 8:30 से 12 बजे के बीच की गई। दूसरी ड्रिल शाम 4:30 से 6 बजे के बीच की गई और तीसरी ड्रिल शाम 7 बजे से लेकर के रात 11 बजे के बीच, यानी अभी की जा रही है। सिक्योरिटी के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण आज दिल्ली में कई रूट प्रभावित रहे। हालांकि पुलिस ने इसको लेकर लोगों को पहले ही एडवाइजरी जारी की थी। हमारे रिपोर्टर्स की टीम ने G20 की सिक्योरिटी रिहर्सल को कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिस पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रील तैयार की है। एक बार आप पहले ये रील देखिए, फिर आपको G20 की तैयारियों से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे। ये जो काफिला अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों
शहरों में ये वही काफिला होगा जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो निकलेंगे और उन्हीं के काफिले की देखिए यहाँ पर आखिरी क्षणों में जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ वो तमाम तैयारियों को दिखाते हुए है। यहाँ पर आज दिल्ली पुलिस की तरफ से फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है और जो काफिले के साथ तमाम गाड़ियां निकलेंगी उनकी तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ। आईटीसी मौर्या के सामने से तस्वीरें दिखा रही हैं जो डेलीगेट्स हैं उनकी काफिले को यहाँ पर देखिए लेकर जाया जा रहा है। ये वही होटल है जहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन रुकेंगे और ऐसे में यहाँ पे ये जो पूरा मार्ग है सरदार पटेल मार्ग, तमाम तरीके की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एनएसजी, स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस के इसके अलावा बीएसएफ और जो आर्मी के जवान हैं उनकी भी तैनाती है। आप देखिए किस तरीके से स्नीफर डॉग्स वगैरह के साथ जिस वक्त ये काफिला यहाँ से गुजरेगा तो आसपास का जो इंडिया गेट का इलाका, भारत मंडपम जाने वाला जो रास्ता है उसको चेक करने के लिए बाकायदा यहाँ मेटल डिटेक्टर और स्निफर डॉग के जरिए आसपास का पूरा जो एरिया है उसको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। एक रोबस्ट, एडिक्वेट, प्रोफेशनल लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है मल्टी लेयर में और हम इसको बखूबी फेल प्रूफ और फ्लॉलेस तरीके से करेंगे और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। G20 जैसे मेगा इवेंट के लिए हमने कई सारे जो आयाम है सिक्योरिटी के उनको ध्यान में रखते हुए बहुत ही डिटेल, बहुत ही व्यापक सुरक्षा के इंतजाम का जो प्लानिंग की है। और इसमें चाहे वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी हो, चाहे रूट पे सिक्योरिटी हो, चाहे आपके प्लेस ऑफ स्टे पे सिक्योरिटी हो, जो इवेंट के वेन्यूज़ हैं वहाँ की सिक्योरिटी हो, डिग्निटरीज़ के पर्सनल सिक्योरिटी हो, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये प्लान बनाया गया है। जितने भी हमारे फ्लाईओवर्स हैं और जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं उनके ऊपर बहुत सुंदर कलाकृतियाँ, आकृतियाँ बनाई गई हैं जो हमारे देश के कल्चर को, हमारे इतिहास को और अच्छे से दर्शा रही हैं। पूरी दिल्ली को सजाया गया है, संवारा गया है। दिल्ली पुलिस की रिहर्सल तो आपने देख ली, लेकिन सुरक्षा को लेकर एजेंसियां कितनी सतर्क हैं उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये वीडियो ड्रोन कैमरे से लिए गए हैं। कल ड्रोन कैमरे से उत्तरी दिल्ली के इलाकों की निगरानी की गई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हर जगह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर ऐसे सुरक्षा इंतजाम किए हैं कि G20 सम्मेलन के दौरान परिंदा भी पर ना मार सके। G20 के दौरान दिल्ली में पूरी तरह हाई अलर्ट रहेगा। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों की तैनाती भी की गई है। दिल्ली पुलिस के इन जवानों के लिए स्पेशल यूनिफॉर्म तैयार की गई है। ये जवान नीले सफारी सूट में नजर आएंगे। पैरामिलिट्री फोर्स और एनएसजी के कमांडो की भी तैनाती की गई है। खास इलाकों में सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल सीपी लेवल के अधिकारी संभालेंगे। जिन होटल्स में विदेशी मेहमान ठहरेंगे वहां एक डीसीपी रैंक का अधिकारी कैंप कमांडर की भूमिका में सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। G20 सम्मेलन के लिए करीब 450 क्विक रिस्पांस टीमों की तैनाती की गई है। किसी भी तरीके की जिम्मेदारी को संभालने के लिए स्टाफ को माइक्रो लेवल ट्रेनिंग दी गई है। आपातकालीन स्थिति के लिए फायर फाइटर्स और मेडिकल स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी गई है। G20 के दौरान सुरक्षा को पुख्ता रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स भी अलर्ट पर रहेगी। साथ ही ड्रोन हमले की आशंका से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को भी तैनात किया गया है। यानी सुरक्षा एजेंसियों ने हर वो इंतजाम किया है जो एक पुख्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होता है। और सत्ता में अब प्योर राजनीतिक खबर जो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सियासी एनकाउंटर हुआ। आज दोनों नेता छत्तीसगढ़ में थे। यहां दोनों ने राजनीतिक रैलियों को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर और महासमुंद जिले में सभी जो सभा की, तो राहुल गांधी ने नवा रायपुर में रैली की। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ सरकार की सफलताओं को बता रहे थे, जबकि अमित शाह ने बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी पर नफरत फैलाने और धर्म के नाम पर लड़ाने का आरोप लगाया, जबकि अमित शाह ने भूपेश बघेल सरकार पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। दोनों नेताओं के सियासी एनकाउंटर पर हमने एक छोटी सी रील बनाई है, जिसे आपको छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों की थोड़ी गर्मी देख करके महसूस हो सकती है।
आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा। छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले, घोटाले, अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका दिया है, इसको फिर से एक बार विकास के राजमार्ग पर चढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। राहुल गांधी पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं। आदिवासियों को नया नाम दे देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। हमारा काम जोड़ने का है। भूपेश बघेल की सरकार जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा? दोनों हाथ उठाकर बोले भारत माता की। तो एक तरफ नेताओं के जुबानी हमले शुरू हो गए हैं तो दूसरी तरफ नेता शक्ति प्रदर्शन में भी लगे हुए हैं। ऐसी एक तस्वीर आज मध्य प्रदेश से आई जहां ललितपुर के बुंदेला परिवार के गुड्डू राजा बुंदेला कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस का हाथ थामने से पहले उन्होंने अपनी शक्ति भी दिखाई। उनके काफिले में 1100 गाड़ियां थी और 5000 समर्थक थे। ये वीडियो उसी काफिले का है। अभी ये दौर शुरू हुआ है, नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे। ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं बीजेपी से, लेकिन ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। पर ये तस्वीरें ताकतवर कैसे बनाई जाएं वो नेता बखूबी जानते हैं। और जब ये नेताजी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे तो 1100 गाड़ियों का काफिला लेकर के निकले, 5000 समर्थकों को साथ लेकर के निकले। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।